चलो, जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे। कौन कौन क्लास में आ चुका है ये भी बता देंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलो, जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे। चलो, ऑडियो वीडियो ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, आपको मिलते हैं नोट्स पीवाईक्यू वेदांत से 100+ मॉक टेस्ट, एंड ये रहा हमारा कोड। यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। लास्ट सेशन में हमने कहां तक डिस्कस किया था, कंटिन्यू करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हम कर रहे थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 से नेक्स्ट प्रोविजन जो भी है वो उनको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते तब तक बाकी सभी ज्वाइन हो जाए। ठीक है, आर्टिकल 52 हमने डिस्कस कर लिया था। क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, क्या कुछ मोड है इलेक्शन का, ये सब हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था, इसलिए बार बार नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा ऐसे तो। ठीक है, यहां से करना था। आर्टिकल 62 से स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग जयदेव जी, कैसे हैं? चलो, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, आर्टिकल 62 हमने डिस्कस किया था, टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म एंड फिलिंग कैजुअल वैकेंसी। आर्टिकल 62 में दिया गया है, इसमें प्रोवाइड किया गया है कि फिलिंग ऑफ वैकेंसी करी जाएंगी इन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें कहा, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, ठीक है, यदि जैसे कि आपको पता है, इसके बारे में क्लास के एंड में बात करते हैं। ठीक है जजीव जी, कि इफ डिफाइन द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन filling the casual vacancy as well as the time of holding election or to the fill the vacancy। यहां पर बोला कि आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद के रिक्त पद को भरने के का जो है वो प्रावधान दिया गया है। यदि बोला, अब आपको पता है कि एक तो वैकेंसी कब कब जो है वो फिल रहेगी, यानी कि कब कब जो है वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो वैकेंट रहेगा। कब? या तो किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, या तो रेजिग्नेशन दे दिया जाता है, या रिमूवल किया जाता है थ्रू द इम्पीचमेंट। ठीक है, तो उस तरीके से जो है वो क्या होगा, प्रेसिडेंट की मतलब प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो विकेट रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, तो इन केस यदि इलेक्शन है, जैसे कि 5 ईयर के लिए जो है वो इलेक्शन होते हैं, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट को ये पता है कि इस दिन जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब का टाइम जो है वो पीरियड खत्म हो रहा है, यानी कि 5 ईयर जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो उससे पहले पहले इलेक्शन करवाए जाते। इट स्टेट द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी फुलफिल करी जाएगी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो, जो करंट में प्रेसिडेंट चल है इस टाइम, उनके 5 ईयर कंप्लीट होने से पहले पहले जो है वो करवा लिए जाएंगे। ठीक है, और यदि वैकेंसी जो मतलब कभी भी क्या होता है, उनका ऑफिस जो है वो विकेट हो जाता है, खाली हो जाता है, किस वजह से? या तो
प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया, या इम्पीचमेंट जो है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस से प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर दिए गए, तो विद इन 6 मंथ जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे, जब भी हमारा ऑफिस जो है वो प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो विकेट रहेगा। मतलब जिस किसी भी कारणों से जो है वो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन कर दे दिया जाता है, या रिमूवल कराया जाता है थ्रू द इम्पीचमेंट, तो विद इन 6 मंथ जो है वो इलेक्शन करवाए जाते हैं, और जो प्रेसिडेंट होंगे वो उस टाइम से, जब वो ऑफिस में एंटर होंगे उस दिन से लेकर 5 ईयर तक जो है वो उनका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, और अब है आपका प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, कहां पर दिया गया, आर्टिकल 61 में दिया गया। गुड मॉर्निंग ललिता जी। ठीक है, आर्टिकल 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दिया गया। सो यू हर्ड वी टॉकिंग अबाउट इम्पीचमेंट प्रोसेस, इसलिए जैसे कि आपको पता है हम आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो कहां पर दिया गया है, आर्टिकल 61 में दिया गया है, फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब, यदि आपको लगता है किसको, हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, कि जो प्रेसिडेंट है वो वायलेशन कर रहे हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इस बेस पर जो है वो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो है वो चलाई जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप के आधार पर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन के आधार पर ये चार्ज लगाया जाएगा। इस चार्ज के बेस पर जो है वो जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है वो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट करेगी। ठीक है, और सबसे पहले क्या होगा, एक रिजोल्यूशन होगा, रिजोल्यूशन पास किया जाएगा विद द प्रपोजल टू प्रेफर सच चार्ज मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस। ठीक है, यहां पर बोला कि सबसे पहले कि जो कुल मेंबर हैं, पूरे टोटल मेंबर हैं, ठीक है, उनमें से 1/4, 1/4 हिस्सा, इसके द्वारा जो है वो क्या होना चाहिए, वो प्रपोजल साइन होना चाहिए, वो रिजोल्यूशन जो है वो साइन होना चाहिए। इस तरह शुल्क को प्राथमिकता देने के लिए प्रस्ताव के साथ एक प्रस्ताव पर सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 1/4 द्वारा जो है वो हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। और रिजोल्यूशन ऑल्सो नीड टू पास बाय द एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी ऑफ हाउस। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको रिजोल्यूशन प्रपोजल, मतलब प्रपोजल का देना है। ठीक है, किसको, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, किसी भी सदन में, एक सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। तो एक तो पहले आप जब प्रपोजल रख रहे हो उस टाइम ही, उस प्रपोजल को बनाते टाइम ही, जैसे पेश करने से पहले ही 1/4 लोगों की जो है वो टोटल मेंबर का 1/4 के द्वारा जो है होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। उन्होंने साइन कर दिए, फिर हाउस में जो है वो पास करने के लिए फिर पेश किया जाएगा हाउस में, फिर पास कितने के द्वारा होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है वो पास होना चाहिए रेजोल्यूशन। एंड व्हेन द रेजोल्यूशन इज पास, एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया, वन ऑफ द हाउस, ठीक है, एक हाउस के द्वारा पास हो गया, तो हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा चार्ज को। द प्रेसिडेंट हैज बीन ग्रांटेड द राइट टू बी प्रेजेंट और रिप्रेजेंटेड इन सच इन्वेस्टिगेशन, ये बोला। फिर वो एक जगह, मतलब एक हाउस में जो है वो रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी और जो भी चार्ज लगाए गए हैं, और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट हैज बीन ग्रांटेड, उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने या प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको, मतलब उनको चांस दिया जाएगा, लेकिन दोनों हाउस जब इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, मतलब दोनों हाउस के द्वारा वो पास हो जाता है, तो एक हाउस ने दूसरे हाउस में भेजा, ठीक है, चाहे किसी भी लोकसभा राज्यसभा किसी भी के द्वारा पहले पेश किया गया रेजोल्यूशन, ठीक है, विद द सिग्नेचर ऑफ 1/4 मेंबर ऑफ टोटल हाउस। ठीक है, उसके अलावा 2/3 मेजोरिटी के साथ वो पास हुआ, फिर दूसरे हाउस में गया, दूसरे हाउस में इन्वेस्टिगेशन हुई, जो भी चार्ज लगाए गए हैं उस रेजोल्यूशन में, और उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से जो है पास हो गया, और डिक्लेयर किया गया कि चार्ज एज सस्टेनिंग की, और ओप जो है वो बनाए रखने की घोषणा जो है वो की। देन इन रिजल्ट कि इसका रिजल्ट क्या निकला, दोनों हाउस में क्या हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया। तो ये आपकी इम्पीचमेंट प्रोसेस है कि इस तरह से इम्पीचमेंट जो है के द्वारा प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ठीक है, कि रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस
फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। जिस दिन वो डेट होगी, यानी कि जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, उसी दिन से जो है वो प्रेसिडेंट साहब को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो था इम्पीचमेंट का प्रोसीजर। देखो दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या किया, एक प्रपोजल रखा। ठीक है, एक प्रपोजल रखा जो कि अब इस प्रपोजल को पेश करने से पहले ही, जैसे कहते हैं ना कि एप्लीकेशन देनी है भाई एसडीएम साहब को कि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सारे गांव वालों से पहले ही साइन करवाए जाते हैं। तो वैसे ही प्रपोजल देने से पहले भी 1/4 मेंबर की जो है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि 1/4 मेंबर के सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद ये प्रपोजल जो है वो पेश किया जाएगा किसी भी सदन में, फिर 2/3 मेजोरिटी के साथ पास किया जाएगा। फिर ये रेजोल्यूशन जो है वो दूसरे हाउस को भेजा जाएगा और उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। और उसके बाद जो है वो जब ये दोनों हाउस पास कर देते हैं, तो जिस दिन रेजोल्यूशन पास हो गया उसी दिन से जो है वो प्रेसिडेंट साहब को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर है आपका प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 361 में जो है वो दिया गया है कि एज प्रेसिडेंट यू ऑल्सो एंजॉय सम डिग्री ऑफ इम्यूनिटी, कि राष्ट्रपति को कुछ जो है वो इम्यूनिटी दी जाती है, कुछ एक प्रिविलेजेस जो है वो दी जाती है। अंडर आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर। और ये बोला कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह होने से बचाया गया है। ठीक है, कि किसी भी कोर्ट में जो है वो आंसरेबल होने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट साहब से आंसर जो है वो नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट इज प्रोटेक्टेड है फ्रॉम बीइंग आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज पावर एंड ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, कि अपने कार्यालय में शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए। ठीक है, कि एक्सरसाइज की ये बोला कि आप कहीं भी कोर्ट में प्रेसिडेंट साहब को स्यू नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट साहब से केस फाइल नहीं कर सकते, और ना ही तो प्रेसिडेंट साहब आंसरेबल हैं टू एनी कोर्ट, कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं अपनी पावर एंड ड्यूटी के लिए। फॉर डूइंग एनी एक्ट और क्लेम ऑफ डूइंग एनी एक्ट इज एक्सरसाइज ऑफ दोज पावर एंड ड्यूटी, उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग में कोई भी कार्य करने या किसी भी कार्य का दावा करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा द कंडक्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैन रिव्यू, जो कंडक्ट है वो रिव्यू किया जाता है कि तभी जब यदि आर्टिकल 61 के तहत हम क्या करेंगे, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो है वो लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तभी जो है वो कंडक्ट के बारे में रिव्यू किया जाता है कि प्रेसिडेंट साहब किस तरह से अपना एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन की वायलेशन तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा केवल तभी की जाती है जब संसद का कोई भी सदन आर्टिकल 61 के तहत आरोपों की जांच के लिए किसी न्यायालय प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय को नामित या नियुक्त करता है। ठीक है, और ये आर्टिकल जो है वो इम्यून करता है, यानी कि प्रिविलेज देता है, छूट देता है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो ये पर्टिकुलर जो है उनको छूट दी गई, यानी कि स्पेशलिटी या प्रिविलेजेस कह सकते हैं कि उनको छूट दी गई है। किसके अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कि उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। कब? ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है, no issuance of order related to the arrest and imprisonment of president can be made by any court during his term of office। राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और कारावास से संबंधित कोई आदेश किसी भी अदालत द्वारा उनकी कार्यालय के दौरान जो है वो जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि कोई भी इशू नहीं किया, कोई भी नोटिस जो है वो या ऑर्डर जो है वो इशू नहीं किया जाएगा रिलेटेड टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन, कि उनको अरेस्ट करना है या उनको सजा होने वाली है किसको, प्रेसिडेंट को, तो इस तरह का ऑर्डर जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाय एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। लेकिन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस ही है ये प्रिविलेजेस, ऐसा नहीं कि ताउमरी चली रहेंगी। और सिविल प्रोसीडिंग कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, की सिविल प्रोसीडिंग जो है वो चलाई जा सकती, क्रिमिनल नहीं चल सकती, लेकिन सिविल के लिए भी जो है वो पहले क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब जो है वो क्राइटेरिया है उसका भी। ठीक है, तो सिविल प्रोसीडिंग कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इफ, यदि एक्ट डन है और alleged to have been done whether before or entering the office of president by him was in the personal capacity। ये बोला गया कि प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ
सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती हैं, लेकिन तब जब ये कार्य किया गया है या कथित तौर पर किया गया है, चाहे वो प्रेसिडेंट के कार्यालय से पहले किया हो या प्रवेश करने से पहले, मतलब प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करने से पहले किया हो, या उनकी पर्सनल कैपेसिटी, व्यक्तिगत क्षमता में किया गया। उसके लिए भी क्या क्राइटेरिया है कि 2 मंथ पहले जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो आप नोटिस दे दोगे, सेंड कर दोगे उनको नोटिस, ठीक है, सेंड टू हिज ऑफिस, उनके ऑफिस में जो है वो नोटिस सेंड कर दोगे, जिसमें सब कुछ मेंशन होना चाहिए कि नेचर क्या है, यानी कौन से पर्टिकुलर केस के लिए, कौन से पर्टिकुलर मैटर के लिए जो है वो इनको कोर्ट में बुलाया जा रहा है या उनके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग चलाई जा रही है। तो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग मेंशन करोगे, कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करोगे, डिटेल ऑफ द अदर पार्टी इंक्लूडिंग नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये सब जो है वो आप मेंशन करोगे, और द रिलीफ क्लेम बाय द अदर पार्टी, और रिलीफ क्या क्लेम किया गया है अदर पार्टी के द्वारा, ये सब जो है वो आप मेंशन करोगे। अब है हम करने जा रहे हैं पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की, ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ऑडियो वीडियो ठीक है। मेरे फोन में तो नो नेटवर्क कनेक्टिविटी आ रही है, अब स्टार्ट हो गया, कहीं भी दिक्कत होगी ना ऐसे तो बता देना, ठीक है। अब है आपका पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करी गई है कुछ एक पावर, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर बोला आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में जो है वो निहित होंगी। President is allowed to exercise the executive power through the offices subordinate to him directly or indirectly in consonance of to the provision of the constitution। ठीक है कि राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीनस्थ कार्य अधिकारियों के माध्यम से अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति है। और अंडर दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को कुछ पावर दी गई है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो कौन कौन सी है, तो बोले अपॉइंटमेंट करने की एग्जीक्यूटिव पावर है ना, ये भी अपॉइंटमेंट करने की, अपॉइंटमेंट जो भी हायर अथॉरिटीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइक जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ये सब जो है वो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएंगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएंगी। राइट ऑफ बीइंग इन्फॉर्म अबाउट ऑल द नेशनल अफेयर्स, और सभी राष्ट्रीय मामले के बारे में सूचित होने का भी अधिकार, कि उनको सब इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, जो भी नेशनल अफेयर्स हैं उनके बारे में। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो करते हैं, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, द अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड द चीफ कमिश्नर एंड मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सब जो भी हायर अथॉरिटी की ठीक है, हाई अथॉरिटी जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो सब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड अटॉर्नी जनरल, ये सब जो है वो पावर किसको दी गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई कि राज्य के राज्यपालों, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, मुख्य आयुक्त और भारत के चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त और उपराज्यपाल की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद, राज्यपालों जैसे कि मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट गवर्नर और अटॉर्नी जनरल को यदि रिमूव करना हो तो वो पावर भी किसको दी गई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई। ये तो था आपका एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, कि कार्यकारी शक्तियां, ये कुछ कार्यकारी शक्तियां कहां पर दी गई हैं, आर्टिकल 53 में जो है वो दी गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक मिलिट्री पावर भी है, ठीक है, आपको पता है ना कि मिलिट्री की सुपीरियर कमांडर या सुप्रीम कमांडर कहा जाता है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जब भी कमांड देनी हो, यदि कभी भी जैसे युद्ध वगैरह की स्थिति हो जाए, तब भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है कि वो सुप्रीम कमांडर है, वो कमांड दे सकते हैं जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं हमारी, ठीक है। तो आर्टिकल 53 also state that the president shall be supreme commander of all armed forces
ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो भारत संघ के सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। इसमें यह भी कहा गया है, इट ऑल्सो स्टेट दैट नो स्पेसिफिक प्रोविजन कैन बी रिड्यूस द स्कोप ऑफ जनरल प्रिंसिपल, और कोई भी विशिष्ट प्रोविजन नहीं बनाया गया है जो कि सामान्य सिद्धांत के दायरे को कम कर सकता है। और ये एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन, द प्रेसिडेंट को पावर दी गई है क्या, अपॉइंट करने की ऑल द ऑफिसर्स इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, कि हाँ, सब सेनाओं के प्रमुख, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कि जो भी हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं उनके जो है वो प्रमुख है, सुप्रीम कमांडर है। कि ये बोला कि यदि जो भी आपके चीफ ऑफ फोर्सेस, जैसे कि चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, चीफ ऑफ नेवल फोर्सेस और एयर फोर्सेस, इस तरह से जो भी चीफ होंगे वो आयुक्त किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। और वॉर आर वेस्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, वही कि युद्ध यदि जब भी युद्ध वाली स्थिति हो जाए और प्रेसिडेंट कमांड कर दे तो एकदम युद्ध जो है वो छिड़ जाता है। युद्ध जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही जो है वो छिड़े जाते हैं। पीस इज कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, की शांति जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर जो है वो संपन्न होती है। ठीक है, ये तो थी आपकी मिलिट्री पावर। अब है आपका डिप्लोमैटिक पावर, राजनयिकीय शक्तियां, राजनयिकीय शक्तियां। सॉरी, द प्रेसिडेंट फॉर्म द फेस of Indian diplomacy and help in the nation to maintain cardinal relationship with the other country across the globe। ठीक है, कि राष्ट्रपति को भारतीय कूटनीति का एक चेहरा जो है वो बनाते हैं, यानी कि दुनिया भर में जितने भी अलग दुनिया भर में जो भी देश हैं उनके साथ अच्छी तरीके से मतलब बहुत बढ़िया रिलेशन मेंटेन कर रखे जाएं, तो वो भी पावर किसको है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। All the ambassador and high commissioner in the foreign nations are the representative, are his representative, कि विदेशों के सभी राजदूत और उच्चायुक्त उनके प्रतिनिधि हैं। और he रिसीव करते हैं क्रेडेंशियल ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर नेशन, वह अन्य देशों के राजनयिक के प्रमुख प्रतिनिधियों की साख को जो है वो प्राप्त करते हैं। Or prior to ratification by the president, by the parliament, the treaties and agreement with the other nation are negotiated by the president, कि संसद द्वारा अनुसमर्थन से पहले, कि prior to ratification by the parliament, अन्य देशों के साथ जो भी संधियां होती हैं, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, ट्रीटीज हो रही हैं, उन पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो बातचीत की जाती है। ठीक है, अब है आपकी लेजिस्लेटिव पावर। ये तो डिप्लोमेटिक पावर थी कि ताकि अच्छे तरीके से जो है वो बाकी दुनिया भर में बाकी देश हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे हो सकें। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन जो है वो मेंटेन किया जा सके और कभी भी ऐसा ना हो कि युद्ध वाली स्थिति जो है उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये पावर भी किसको है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। अब है आपके लेजिस्लेटिव पावर। प्रेसिडेंट ऑल्सो एंजॉय करते हैं लेजिस्लेटिव पावर, लाइक during the budget session the parliament is the first to address the parliament। ठीक है, कि बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति संसद को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। कि ड्यूरिंग बजट प्रेसिडेंट एक फर्स्ट पर्सन होते हैं जो एड्रेस करते हैं किसको, पार्लियामेंट को। प्रेसिडेंट को पावर दी गई है समन टू ज्वाइंट सेशन इन ऑर्डर to break a deadlock in the legislation process between the two house of the parliament। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के बीच एक कानून प्रक्रिया में गतिरोध को तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र को बुलाने का अधिकार है। यदि उनको लगता है कि ज्वाइंट सेशन बुलाना चाहिए तो उनको पावर है कि वो बुला सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट सैंक्शन इज मैंडेटरी इन केस ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू द क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट। ठीक है, कि प्रेसिडेंट, जब हमने स्टार्टिंग में देखा था ना आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 2, ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था कि नया कोई स्टेट बनाना हो या उसकी एग्जिस्टिंग बाउंड्री में चेंज करना हो, नेम में चेंज करना हो, तो बोला कि जब भी न्यू स्टेट बनाया जाएगा उनकी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री में चेंज किया जाएगा या चेंज किया जाएगा नेम ऑफ स्टेट, तो प्रेसिडेंट सैंक्शन जो है वो मैंडेटरी है इन केस ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू।
ठीक है, तो इन सभी मामलों में प्रेसिडेंट की मंजूरी जो है वो क्या है, अनिवार्य है। और legislative provision related to the fundamental right of the citizen of India require the president consent. भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के से संबंधित विधायी प्रावधानों के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। यदि आपको और कोई प्रोविजन बनाना है, जैसे कि फंडामेंटल राइट बनाया गया, सॉरी हाँ, हमारा आर्टिकल 21A बनाया गया, ठीक है, राइट टू एजुकेशन बनाया गया, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट था। तो जब भी पार्लियामेंट ऐसा जो है वो लॉ बनाएगी तो उसमें प्रेसिडेंट की कंसेंट जो है वो अनिवार्य है, या कोई भी लॉ बनाएगी उसमें जो है वो प्रेसिडेंट की कंसेंट जो है वो अनिवार्य है, ठीक है। तो legislative provision related to the fundamental right of the citizen of India require the president consent. President consent is mandatory है in case of money bill originating in लोक सभा, कि लोकसभा में उत्पन्न धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की सहमति जो है वो अनिवार्य है। प्रेसिडेंट कंसेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू बिकम अ लॉ। संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जो है वो आवश्यक है। प्रेसिडेंट इज एम्पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस when the parliament is not session, parliament is not in session, कि बोला कि जब राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो वो उनको पावर है कि आप वो क्या कर सकते हैं, प्रोमulgate कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, कि अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं। और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों को नामित भी जो है वो कर सकता है, नॉमिनेट भी कर सकता है, बोथ हाउस ऑफ मेंबर, ठीक है। अब है आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है, डायरेक्ट आपका आर्टिकल 123 में जो है वो दिया गया है। 123 बात करता है प्रेसिडेंट को पावर है प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, प्रोमulgate ऑर्डिनेंस की जो है वो पावर है। एंड ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमulgated, कि हमारा ये जो आपका ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जो है वो प्रख्यापित किया जाता है, ये तब किया जाता है जब नाइदर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन सेशन, की संसद का कोई भी सत्र जो है वो नहीं चल रहा हो। प्रेसिडेंट फील, ये प्रेसिडेंट फील करे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है, देखो कि यदि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट के सेशन जो है वो नहीं चल रहे हैं ना, कि ऑफ है, सेशन जो है वो काफी दिनों तक, थोड़े दिनों तक नहीं चल रहे हैं, और प्रेसिडेंट को लगता है कि इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है कहीं पर, तो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि आप प्रोमulgate कर सकते हो ऑर्डिनेंस, कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ठीक है। द ऑर्डिनेंस which is promulgated by the president will have the same effect as that of act or law of the parliament, कि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का प्रभाव जो है वो संसद के किसी भी अधिनियम या कानून के समान जो है वो होगा। The essential condition क्या है to be met by an ordinance are, तो बोले it shall be presented before both house of parliament, कि ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो सत्र में पारित होने के लिए इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। ऑर्डिनेंस shall cease to operate 6 weeks after the date of resembling of parliament, अध्यादेश जो है संसद के फिर से इकट्ठा होने की तारीख के 6 महीने के बाद काम करना जो है वो बंद कर देगा, ठीक है। और ऑर्डिनेंस में ऑल्सो एक्सपायर इफ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट आर पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अध्यादेश की अवधि समाप्त हो सकती है यदि इसे अस्वीकार करने के वाले प्रस्ताव जो है वो संसद के दोनों सदन के द्वारा मतलब पारित कर दिए जाए। और इट कैन बी विड्रॉ एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, यदि प्रेसिडेंट जो है वो विड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं किसी भी टाइम। द ऑर्डिनेंस मस्ट बी इन कंसोनेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एल्स इट शेल बी डिक्लेयर वॉइड, कि अध्यादेश भारत के संविधान के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा यदि अगेंस्ट है तो क्या होगा, इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, शून्य घोषित जो है वो कर दिया जाएगा, ठीक है। अब है आपका फाइनेंशियल रोल, कहीं भी कुछ डाउट रहेगा तो दोबारा से बोल देना, ठीक है।
ठीक है, समझ आ गया है। तो संसद के द्वारा अध्यादेश होता क्या है, सिंपल वर्ड्स में, संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होता है। वो क्यों बनाए, क्यों ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट को क्यों दी जाती है, जब उनको रिक्वायर हो, यानी कि उनको लगे, उनको फील हो कि इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, तो तत्काल उसको क्या लगाया जाता, लागू किया जाता है। अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद जो है वो इसे संसद पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर जो है संसद द्वारा अनुमोदित जो है वो किया जाना आवश्यक है। और ऑर्डिनेंस का सिंपल वर्ड में हम मतलब समझे तो ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो है वो भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संसद द्वारा प्रख्यापित जो है वो किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान जो है वो प्रभाव होगा। ठीक है, चलो अब है आपका फाइनेंशियल रोल। फाइनेंशियल रोल तो बोला प्रेसिडेंट रिसीव करेंगे रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन एंड एक्ट ऑफ इट्स रिपोर्ट। फाइनेंशियल रोल, अब वित्तीय की वित्तीय क्या भूमिका रहेगी, ये तो हमने बाकी पावर कर ली ना, कौन कौन सी कर ली, एग्जीक्यूट कर ली, लेजिस्लेटिव कर ली, फिर मिलिट्री पावर कर दी, डिप्लोमेटिक पावर कर ली। अब हम करने जा रहे हैं क्या, फाइनेंशियल रोल। तो प्रेसिडेंट रिसीव करेंगे रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड एक्ट ऑन इट्स रिपोर्ट, कि फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है वो प्राप्त करेंगे, उसकी रिपोर्ट पर जो है वो कार्य करते हैं। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट, कि भारत की आकस्मिक निधियां जो है वो राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है। कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। ठीक है, एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट। और ही ऑल्सो कॉज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिट इन अ पार्लियामेंट, कि वह संसद में लेखा परीक्षा की प्रस्तुति का भी कारण जो है वो बनता है। जुडिशियल पावर क्या है, तो जुडिशियल पावर ये तो बहुत इजी है कि प्रेसिडेंट एंजॉय करता है कुछ प्रिविलेजेस एज जुडिशियल पावर। तो सबसे पहले बोला ही कैन रेटिफाई द जुडिशियल एरर, की कोई त्रुटियां हो गई हैं, न्यायिक त्रुटि हो गई है यदि, तो उसको सुधारा जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वो एक्सरसाइज करते हैं पावर ऑफ ग्रांट ऑफ पार्डन एंड रिवराइव ऑफ पनिशमेंट, कि क्षमा प्रदान करने की पावर भी किसको है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और दंड या तो मतलब कि वो रिप्राइव कर सकते हैं पनिशमेंट को, क्षमा जो है वो क्षमादान यानी कि क्षमा करने का पावर भी किसको है, पार्डन की पावर भी किसको है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। ठीक है, और प्रेसिडेंट कैन सीक कर सकते हैं एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल मैटर में, कि प्रेसिडेंट को पावर है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जहां पर हमें सुप्रीम कोर्ट की देखने को मिलती है, कि प्रेसिडेंट जब भी चाहे, जब भी उनको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस की जरूरत है, तो वो लीगल मैटर, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, और जब मैटर आएगा नेशनल इंपॉर्टेंस का, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एडवाइस ले सकते हैं, और वहां पर आपको देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब पार्डनिंग पावर, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में दी गई है। आर्टिकल 72 में प्रोवाइड करा गया है फॉर द प्रोविजन रिलेटेड टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियों में से संबंधित प्रावधानों का प्रावधान है। प्रेसिडेंट कैन ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिस्पाइट, रिप्राइव एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, और रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट द सेंटेंस गिवन टू अ पर्सन बाय द कोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, यहां पर बोला कि राष्ट्रपति जी को क्षमा देने, क्षमा करने, राहत और सजा में छूट जो है वो दे सकता है, या निम्नलिखित में से अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई सजा से जो है वो निलंबित या कम जो है वो कर सकता है। सबसे पहले व्हेन द सेंटेंस इज ग्रांटेड थ्रू द कोर्ट मार्शल। ठीक है, कि कब, ठीक है, कि राष्ट्रपति जी को क्षमा राष्ट्रपति क्षमा, राहत और या सजा में छूट जो है वो दे सकता है। लेकिन निम्नलिखित मामलों में अदालत के द्वारा किसी को भी जो है वो दी गई सजा को निलंबित या कम जो है वो कर सकता है। तो यदि व्हेन द सेंटेंस इज ग्रांटेड थ्रू द कोर्ट मार्शल, or when the sentence or punishment is given the offense violation of any law related to the matter that he failed the ambit of the union executive power, or when death sentence is passed by the court, यदि डेथ सेंटेंस जो है वो पास कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा, जब सजा जो है वो कोर्ट मार्शल के माध्यम से दी गई हो, या जब संघ की कार्यकारी शक्तियों के दायरे में आने वाले किसी मामले में
के संबंध में किसी कानून के उल्लंघन के अपराध के लिए जो है वो सजा दी गई हो, या जब न्यायालय के द्वारा किसी को मृत्यु दंड यानी कि डेथ सेंटेंस जो पास करी गई हो, तो राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, क्षमा जो है वो कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं, ठीक है, कि सजा को कम कर सकते हैं, ये सब पावर जो है वो दी गई। अब आपको याद होगा कि 161 में जो है वो पावर दी गई है किसको? गवर्नर को। गवर्नर कौन होते हैं? जैसे कि आपके नॉमिनल हेड की नाम मात्र मुखिया, या जिनको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे, ढेर सारी पावर दी गई है, लेकिन इनके पास एक रियल एग्जीक्यूटिव की पावर नहीं है, इनकी रियल में ये कार्यकारी शक्ति इनके पास नहीं है। उसी तरह से हमारे स्टेट में भी, अपने अपने स्टेट में सब जानते हैं एमएलए हम लोग चुनते हैं। एमएलए जिस भी पार्टी के मेजोरिटी में एमएलए चुने जाएंगे वो एक लीडर बनाएंगे जिसको हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर का पावर रहता है एक स्टेट में जिस तरह से सेंटर में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का रहता है। और गवर्नर के पास जो जो पावर है वो सेम पावर, जो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है वो सेम पावर जो है, हाँ, राज्य का नाम आता मुखिया, बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रेसिडेंट के पास सेम पावर है यूनियन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उस तरह से गवर्नर के पास सेम पावर है सिर्फ ओनली स्टेट के लिए, ठीक है, ओनली स्टेट के लिए। वैसे ही पार्डन की पावर भी, यानी कि क्षमा करने की पावर गवर्नर को भी दी गई है, लेकिन थोड़ी सी कम दी गई है, ठीक है, कि यहां पर जैसे वो क्षमा दान नहीं कर सकते इन केस यदि डेथ सेंटेंस दे दी गई है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में हमने देखा कि डेथ सेंटेंस दी गई है, तो क्षमा करने की बिल्कुल पावर है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन गवर्नर क्या कर सकते हैं? उनको पावर दी गई है ग्रांट पावर टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और स्कोप क्या है इस पावर का? बिल्कुल नैरो है, बिल्कुल छोटा है। और ना ही तो हमने यहाँ पर देखा ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दी गई है कि कोर्ट मार्शल के मामले में भी किसी को सेंटेंस दी गई है तो उसको भी पार्डन किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये पावर भी जो है वो गवर्नर को नहीं दी गई है ना, तो ठीक है, कि ये इसमें जो है वो कोर्ट मार्शल के मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। और गवर्नर कैन नॉट ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, और डेथ सेंटेंस के मामले में भी गवर्नर को पावर नहीं दी गई है। वो क्या कर सकते हैं? कुछ रिमिट कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब उनकी सजा को कम कर सकते हैं। जैसे कि कभी मामला आ गया है ना, जैसे हम देखते हैं कि बहुत अच्छा लॉ है हमारा कि यदि कोई महिला प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसकी सजा को डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या उसकी सजा को और ज्यादा 5 साल 10 साल इस तरह से, मतलब उनकी सजा को क्या किया जा सकता है? कम्यूट करके कम किया जा सकता है, ठीक है, कि कम जो है वो किया जा सकता है। ये पावर गवर्नर के पास है, लेकिन बाकी बहुत ज्यादा पावर नहीं है जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई। चलो इसका डिफरेंस देखते हैं। आर्टिकल 72 जो है वो बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पार्डनिंग पावर के बारे में, और आर्टिकल 161 जो है वो आपकी गवर्नर के पावर के बारे में बात करता है कि गवर्नर को पावर है ग्रांट करने की, पार्डनिंग की। तो ग्रांट पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ग्रांट पावर टू द गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, आप अपने अपने स्टेट का। कौन सा नहीं लिख रहा है? क्या आपको स्लाइड वगैरह नहीं दिख रही है? ये मतलब टेंशन जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव करेंगे ना, तो वो हम जो है वो, ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव करेंगे ना, तो उसमें आपको सब आर्टिकल जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हम इसके बाद जब हमारा यूनियन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम स्टेट एग्जीक्यूटिव करेंगे, तो उसमें बहुत डिटेल में जो है मतलब सब कुछ जो है मैं आपको करवाऊंगी, इसलिए टेंशन मत लो आप लोग किसी चीज की भी, ठीक है। ठीक है, चलो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बिल्कुल सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब है आपका पावर ऑफ पार्डन एक्सटेंड टू द केस ऑफ द कोर्ट मार्शल, कि कोर्ट मार्शल के बारे में भी, कोर्ट मार्शल में किसी को पनिशमेंट मिली है तो उसको भी जो है वो पार्डन किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन आर्टिकल 161 के तहत पावर कैन नॉट इंटरफेयर विद द केस ऑफ कोर्ट मार्शल एंड अलाउ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस, और गवर्नर कैन नॉट ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ द डेथ सेंटेंस, ठीक है। अब है आपका इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर दी गई है आर्टिकल 3
52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास 3 पावर है, कौन कौन सी? 3 पावर इमरजेंसी, हमारी 3 पावर, इमरजेंसी पावर हमारी 3 है। एक तो नेशनल, दूसरा स्टेट और तीसरा फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाती है, जब डिक्लेयर की जाती है इन केस ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है, इंटरनल आर्म रिविलियन हो रहा है, तो प्रेसिडेंट को पावर है कि आप डिक्लेयर कर दो इमरजेंसी, ठीक है, कि आपातकालीन शक्तियां जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में जो है वो लगाई जाती है, ठीक है, और आर्टिकल 356 में जो है वो स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, 360 में जो है वो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 352, 356 एंड 360, बिल्कुल, ठीक है, 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। तो सबसे पहले इमरजेंसी बोले व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर इन द केस ऑफ एक्सटर्नल, यहां पर हम सिर्फ लगभग पावर देखेंगे, ठीक है, कि पावर देखेंगे ओनली, लेकिन हम इमरजेंसी का टॉपिक जो है वो अलग से करेंगे, अलग से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजन को डिटेल में, ठीक है। यहां सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पावर देख रहे हैं किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला है ग्रांट कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी। When the national emergency डिक्लेयर की जाती है, कब? जब एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल आर्म रिविलियन हो रहा हो, तो कि यदि बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के मामले में राष्ट्रपति आपातकाल जो है वो आपातकाल घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति के पास पावर है कि इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और does the president rule get established in the country, तब क्या होगा, हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में राष्ट्रपति शासन जो है वो स्थापित हो जाएगा। हालांकि however the prime minister and council of minister must recommend such an emergency, कि हालांकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को इस तरह के आपातकाल की सिफारिश जो है वो करनी चाहिए। और ये बोला कि where there exist of constitutional and law ऑर्डर ब्रेक डाउन सिचुएशन इन स्टेट, और जब ये आपकी स्टेट इमरजेंसी है, कब, कहां पर? आर्टिकल 356 में। यदि किसी स्टेट में ऐसा हो कि उस स्टेट में अच्छे से जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के तहत जो है वो काम नहीं हो रहा है, और जो सार्वजनिक व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, वो भी जो है वो बिगड़ी हुई है, यानी कि ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है, टूट रही है, तो इस केस में, ऐसे मामलों में राष्ट्रपति के पास पावर है, तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों में आपातकाल की स्थिति जो है वो घोषणा कर सकता है, लेकिन कब? इसके बाद राज्य के राज्यपाल, मतलब राज्य, स्टेट का जो है वो गवर्नर रूल जो है वो स्टेट में स्टार्ट हो जाएगा, और स्टेट ही जो गवर्नर है वही जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलेंगे कि हमारे स्टेट में इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम नहीं चल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करो, हमारे स्टेट में जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। तो स्टेट में इमरजेंसी जो है वो लगा दी जाएगी, इमरजेंसी जो है की घोषणा कर दी जाएगी, प्रोक्लेम हो जाएगी इमरजेंसी, और उस केस में गवर्नर रूल जो है वो उस स्टेट में चलेगा। और व्हेनेवर यदि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ नेशन और एनी कंट्री इज सीरियसली इफेक्ट कर रही है, तो प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो, उनके पास राइट है इंटरवीन द डायरेक्ट द स्टेट टू चेक एंड मेंटेन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि जब भी राष्ट्र या किसी देश की वित्तीय स्थिति जो है वो गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है, तो राष्ट्रपति को बिल्कुल पावर है कि वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं, और राज्य को सार्वजनिक व्यय की जांच और रख रखाव करने का निर्देश देने का बिल्कुल क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। और इसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब डिटेल में इमरजेंसी वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोला पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। The position of President of India has changed with respect to the discretion to use his power. Has changed since in conception of the Constitution. Two major changes करे गए थे 42nd and 44th Amendment of Constitution के द्वारा। Prior 42nd Amendment, मतलब 42nd Amendment होने से पहले प्रेसिडेंट की स्थिति कैसी थी, और प्रेसिडेंट 44th Constitution Amendment होने के बाद कैसी स्थिति है। तो बोला प्रायर 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पावर द प्रेसिडेंट इज फ्री। यहां पर बोला कि जब 42nd अमेंडमेंट हुई थी, उससे पहले 1976 से पहले प्रेसिडेंट जो है वो फ्री थे
कि वो अपना डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन विजडम, कि अपनी बुद्धि विवेक के बल पर जो है वो निर्णय ले सकते हैं। और ही मे ऑल्सो कंसिडर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर देयर एडवाइस ऑफ ऑन द एक्शन, ठीक है, और उनको बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपना कार्यवाही करने का बिल्कुल अधिकार था। वह कार्यवाही पर सलाह के लिए मंत्री परिषद पर भी जो है वो विचार कर सकता है, जैसे कि उस समय संविधान में राष्ट्रपति को अपने कर्तव्य को पूरा करने में सहायता और सलाह जो है वो देने के लिए एक प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद के गठन के बारे में बात की गई, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो थोड़ा सा अमेंड करा गया 42nd अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, मतलब अमेंडमेंट हो गई 42nd अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, द फ्रेज द प्रेसिडेंट शेल एक्ट और एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो आपका फ्रेज जोड़ा गया, ऐड करा गया कि प्रेसिडेंट साहब एक्ट करेंगे और एड एंड एडवाइस करेंगे किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं करेंगे, उनकी एडवाइस से काम करेंगे, यानी कि उनसे सलाह ली जाएगी, उनके एडवाइस पर ही काम करेंगे। तो ये वाक्यांश जोड़ा गया, क्या, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से जो है वो कार्य करे, सहायता और सलाह से जो कार्य करेगा। बट द प्रोविजन वाज स्टिल एम्बिगुअस वेदर द एडवाइस वाज गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और नॉट। बट ये क्या है, अभी भी अस्पष्ट था कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह जो है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी या नहीं, कि जो मंत्रिपरिषद, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देंगे, तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर वो जो सलाह दी गई है वो बाइंड करेगी या नहीं करेगी, इनको उनको मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इतना समझ आ रहा है कि पहले क्या था, 42nd अमेंडमेंट से पहले बिल्कुल फ्री थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि वो अपने विजडम, अपनी बुद्धि विवेक के बल पर जो है वो अच्छा निर्णय ले सकते थे, उनको फ्री रखा गया था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट होने के बाद द प्रेसिडेंट शेल एक्ट ऑन एडवाइस एंड एड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये फ्रेज जो है वो जोड़ा गया, ये वर्ड जो है वो जोड़े गए, ये आपकी लाइन जो है वो जोड़ दी गई, जिसके कारण थोड़ी सी और ज्यादा एम्बिग्युइटी आ गई, यानी कि अब अस्पष्टता और बढ़ गई कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सलाह लेंगे, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो सलाह दी जाएगी, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बाउंड होंगे उस सलाह के लिए, नहीं होंगे। तो दोबारा से 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, 1978 में। तो दिस अमेंडमेंट वाज ब्राउट टू इट स्वाइप ऑफ एम्बिग्युइटी क्रिएटेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। तो ये सिर्फ अमेंडमेंट इसलिए आया था ताकि 42nd अमेंडमेंट में जो थोड़ा सा अस्पष्टता आ गई, यानी एम्बिग्युइटी आ गई थी, उसको क्लियर करने के लिए, उसको दूर करने के लिए 44th अमेंडमेंट जो है वो लाई गई। तो इसमें ये चेंज करा गया कि प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन वंस, ठीक है। यहां पर बोला कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को सलाह जो है वो वापस भेज सकते हैं। यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह दी जाती है किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह जो है वो पसंद नहीं आती है ना, कि जो एडवाइस दी गई वो अच्छी नहीं लगी, तो ये दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए, दोबारा से पुनर्विचार के लिए जो है वो दोबारा से इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज सकते हैं, सलाह वापस भेज सकते हैं। और इफ सेम एडवाइस, यदि सेम एडवाइस जो है वो दोबारा से बिना मॉडिफिकेशन करे हुए प्रेसिडेंट को भेज दी जाती है, इफ सेम एडवाइस इज सेंट अगेन विदाउट मॉडिफिकेशन बाय द काउंसिल, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड। तो प्रेसिडेंट साहब क्या हो जाते हैं, मतलब बाउंड हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने निर्णय पर अटल है, ठीक है, कि जितने, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अपने निर्णय पर अटल है कि हमारे द्वारा जो एड दी गई है, मतलब एडवाइस दी गई है वो बिल्कुल सही है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो माननी पड़ेगी, है ना। तो फिर क्या ये रहेगा, तभी तो बोला जाता है कि नाम मात्र मुखिया हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कार्यकारी शक्तियां नहीं है कि एडवाइस पर काम करेंगे, अपने बुद्धि विवेक के बल पर खुद तो डिसीजन ही नहीं ले सकते ना, वो बिल्कुल फ्री नहीं है। अब है आपके नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 से लेकर 73 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, की सेकंड हाईएस्ट, दूसरा सबसे सर्वोच्च पद है इनका।
ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके बाद आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और सेम प्रोविजन की सब जो है वो आपका इलेक्शन कितने के टाइम के लिए होगा, 5 ईयर के लिए रहेगा, जिस तरह से प्रेसिडेंट का वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो आर्टिकल 63 से लेकर 73 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई है वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वालिफिकेशन, इलेक्शन प्रोसेस, पावर, रिमूवल प्रोसेस, ये सब जो है वो आपका आर्टिकल 63 से लेकर 73 में दिया गया। वो सर्व करेंगे 5 ईयर के लिए इन हिज ऑफिस। और पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर चैप्टर नंबर 1 टेल्स अबाउट द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के लिए। तो आर्टिकल 63 में सिर्फ इतना बताया गया, वाइस प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे जो कि क्या होंगे, राज्यसभा के चेयरपर्सन होंगे। उनको ही जो है वो वाइस प्रेसिडेंट कहा जाएगा। जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सीट जो है वो वेकेट रहती है किसी भी रीजन की वजह से, तो ये एज अ प्रेसिडेंट जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 64 में दिया गया है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है किसके, काउंसिल ऑफ स्टेट के, बट वो होल्ड नहीं कर सकते कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कि परंतु किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो आर्टिकल 65 के अधीन जो है वो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करता है, और तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के पद पर जो कर्तव्य हैं, उनकी ड्यूटीज हैं, उनको पालन नहीं करेगा। यानी कि जब उनको एज अ प्रेसिडेंट काम करना रहता है तो उनकी मतलब उन सभी को जो ऐसे उनको जो सैलरी दी जाएगी, उनको प्रिविलेजेस दी जाएंगी, उनको जो भी अलाउंस दिए जाएंगे, वो एज अ प्रेसिडेंट जब मिल रहे हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो अपनी ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। द वाइस प्रेसिडेंट शेल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके अलावा कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकते। और प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एनी पीरियड, जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, तो वो जब वो एक्ट कर रहे हैं ना एज अ प्रेसिडेंट, तो वो वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो उनको ड्यूटी दी गई उनका कोई मतलब उन ड्यूटी को फुलफिल नहीं करेंगे, उन ड्यूटी को काम मतलब जो भी काम है उनके वो नहीं करेंगे, वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के रूप में जो भी फंक्शन है वो उनको परफॉर्म करने पड़ेंगे। आर्टिकल 65 शेल नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, shall not be entitled to any salary allowance payable to the chairman of the council of state under article 97। ठीक है, वही कि यदि आपको प्रेसिडेंट के रूप में वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, अलाउंस मिल रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो उनको नहीं मिलेंगे एट टाइम पर, दोनों जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आर्टिकल 65 में बोला कि द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग अ कैजुअल वैकेंसी इन ऑफिस और ड्यूरिंग द असेंबलेंस ऑफ प्रेसिडेंट, बोले इन द इवेंट ऑफ ऑकरेंस और एनी वैकेंसी, की यदि कभी ऐसा हुआ कि किसी प्रेसिडेंट की डेथ होगी, रेजिग्नेशन दे दिया या रिमूवल किया गया थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया। किसी भी रीजन की वजह से प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो क्या हो जाता है, विकेट हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट अंटिल, जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं चुन लिया जाता। ठीक है, जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन जो कि हमारे चैप्टर में दिए गए। ठीक है, टू फिल सच वैकेंसी एंटर अपॉन हिज ऑफिस। और व्हेन प्रेसिडेंट इज अनेबल, यदि प्रेसिडेंट जो है वो अनेबल है अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि उनकी एब्सेंस में या किसी भी कारण से वो अनेबल है अपने एक्ट को अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, या बीमारी के कारण या किसी अदर रीजन की वजह से, तो वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करेंगे उनके फंक्शन को। कब तक, अंटिल द डेट, कि जब तक जो है वो मतलब जब तक प्रेसिडेंट जो है वो या लीव पर है या मतलब उन्होंने अपनी ड्यूटी को रिज्यूम किया है कि कुछ दिन जो है वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करेंगे, तो जब तक प्रेसिडेंट साहब जो है वो किसी
भी रीजन की वजह से, चाहे बीमार है या कुछ भी है, तो उसके कारण अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करे, उस टाइम जो अब वाइस प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे. The vice president shall, during and in respect of the period while he is so acting, as discharge the function of president, have all the power and immunity of president, and be entitled of such emolument, allowance, privilege as may be determined by the parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such emolument, allowance and privileges are specified in the second schedule. ये बोला कि जो उपराष्ट्रपति हैं उस अवधि के दौरान और उसके संबंध में जब राष्ट्रपति के कार्य के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसका निर्वहन कर रहा है, तो उसके पास राष्ट्रपति की सभी शक्तियों और प्रतिरक्षाएं होंगी, यानी कि जो भी पावर राष्ट्रपति की है वो उनको मिलेगी, और ऐसी मतलब और भी भत्ते, विशेषाधिकार, सब कुछ जो का वो हकदार रहेंगे, जो संसद के द्वारा जो है निर्धारित करी गई है, जब तक उस नियमित उपबंध ऐसा नहीं किया जाता, यानी कि ऐसी जो भी परिलब्धियां या अलाउंस अमोलमेंट जो भी मिल रहा है वो वाइस प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट मिलेगा, जो कि हमने डिस्कस कर लिया. अब है आपका आर्टिकल 66, इलेक्शन एंड वाइस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे. तो वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. ठीक है, उनका इलेक्शन भी किसके द्वारा किया जाएगा? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाएगा. ठीक है, जिसमें both member of House of Parliament in according with the system of proportion, जिसमें only जो स्टेट only हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर है वही वोट कास्ट करेंगे, वही जो है वोट के थ्रू उनको जो है वो इलेक्ट करेंगे. ठीक है, with the system of proportional representative by means of single transferable vote and voting, such election shall be सीक्रेट बैलेट, बाय द सीक्रेट बैलेट. ये वही कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब हमारी जो लोकसभा राज्यसभा है उनके मेंबर जो है वो उनको चुनेंगे. ठीक है, इलेक्शन के थ्रू जो है वो वोट कास्ट करके जो है चुनेंगे, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा जो है वो उनको चुना जाएगा, सीक्रेट बैलेट के द्वारा उनका इलेक्शन होगा. और द वाइस प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट. If member of either house of parliament or house of legislature of any state be elected, vice president shall be deemed to have vacated his seat in the house on the date which he entered upon his office of the vice president. उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी अन्य राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी भी सदन का या किसी अन्य विधान राज्य के, मतलब स्टेट के विधानमंडल के किसी सदस्य के रूप में सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति चुना जाता है, तो वो उस दिन तक, मतलब जब उनको ऑफिस में एंटर करना है, यानी कि उस दिन अब उनको होल्ड करना है, ऑफिस एंटर करना है अपॉन हिज ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो उससे पहले जो है वो उनको एक, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर के यदि मेंबर हैं, ठीक है, एमएलए हैं या और भी कोई किसी पोजीशन पर हैं, तो उनको वहां से रिजाइन जो है वो देना पड़ेगा. ठीक है, वही की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो मतलब बोथ जो है वो होल्ड नहीं कर सकते. ठीक है, और नो पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट अनलेस, कि किसी भी पर्सन को, यदि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो उसको वाइस प्रेसिडेंट नहीं चुना जाएगा. यदि उसने कंप्लीट नहीं करी है एज ऑफ 35 ईयर तो उसको नहीं चुना जाएगा, यानी कि 35 ईयर जो है उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, और वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज इलेक्शन फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट. ठीक है, कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए. अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल, कि ये बोला कि यदि अ पर्सन, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन या किसी स्थान या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, तो वो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निर्वाचन होने का पात्र वो नहीं है, यानी कि वो कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो कहीं होल्ड करके नहीं रखेगा, ना ही तो स्टेट गवर्नमेंट में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट. Explanation: for the purpose of this article, a person shall not be deemed to hold any office of the profit by reason only the president or vice president of India, the governor of the state. Governor of any state is a minister either house, either for the union and the state. ठीक है, समझ आ गया. सिर्फ इतना है कि वो होल्ड नहीं करेंगे कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होने चाहिए, चाहे स्टेट की है चाहे सेंटर की.
स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि एमएलए वगैरह नहीं होने चाहिए, या कोई भी मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट विधानसभा जो आपकी राज्य विधानसभा होती है उसमें मेंबर नहीं होने चाहिए। ना ही तो वो लोकसभा राज्यसभा के जो है वो मेंबर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने होल्ड ना करके रखा हो। टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहता है ये हम कल करेंगे, ठीक है। और हमारी क्लास का टाइम भी जो है वो हो चुका है। थैंक यू सो मच, और बाकी हम कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।